Hi guys, I am Rajiv Upadhyay, present here to teach you about the class 11th and 12th account, BST and economics. So let's get starts our subject, and I will promise you that I will properly make this subject very easy for you, and you are able to score good marks in three of subjects. So let's get start with our first topic, and it is my first video, so I need your support also. So our first topic is about depreciation. So let's get started with our topic depreciation. So इस चैप्टर में अभी हम देखने वाले हैं कि हम कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अपने पास चला के आता है वो होता है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, उसके नीड्स एंड इम्पॉर्टेंट क्या है, एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अबाउट स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये दो तरीके के मेथड ऐसे मेथड हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस चैप्टर में कुछ पूछा जाता है तो पेपर में इन्हीं दो टॉपिक से आता है, तो इसको तो हमें एकदम प्रॉपर्ली क्लियर करना है। और मैं इस वीडियो में आपको स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड पढ़ाऊँगा और अगले में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऐसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, पर फॉर योर एक्सटर्नल नॉलेज मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन की मीनिंग क्या होती है। तो अगर हम डेफिनेशन पे गौर करें तो वो होता है कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू सम पर्टिकुलर वियर्स एंड टीयर्स। वियर्स एंड टीयर्स का मतलब ये होता है कि जो भी आपको साल में अगर एक भी नुकसान और फ़ायदे हो रहे हैं उन्हीं को हम बोलते हैं वियर एंड टीयर। हमेशा याद रखना, क्योंकि ये अभी आपको इकोनॉमिक्स में भी टर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे हम आगे आते हैं, अब आप बोलोगे सर एग्जांपल दे दो एक, भैया एग्जांपल दे दो एक। हाँ सोचो मैं एग्जांपल से शुरू करता हूँ, ठीक है। पहला एग्जांपल जैसे कि अगर हम शुरू करते हैं मोबाइल फ़ोन, जो कि हम सब चला रहे हैं आजकल, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन से अगर हम शुरू करें, तो मोबाइल फ़ोन की क्या होगी, अगर आज फ़ोन ख़रीदने गए और वो आपको पड़ा 10,000 रुपीज़ का, कितने का, 10,000 का आपको पड़ रहा है, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे कि कुछ टाइम बाद, ठीक है, जैसे मान लो कि 5 ईयर्स बाद, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है भाई, कम हो जा रही है, ठीक है। उसकी वैल्यू हो गई जैसे 5,000 हो गई, ठीक है। अब ये सोचने की बात है कि भाई उसकी वैल्यू कम कैसे हो रही है, सही बात है ना भाई, कि कम क्यों हो रही है। तो उसका रीज़न ही होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसका क्या रीज़न आ रहा है अपने पास, डेप्रिसिएशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। अब मेन बात आती है, ठीक है भैया आपने बता दी कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, ठीक है। अब उसके अलावा देखो, डेप्रिसिएशन लग रहा है ना भाई, ये याद रखना, वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपने उस चीज़ों को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगर आप यूज़ किए बिना दे दोगे तो भाई तो न्यू क्वालिटी की हो गई, है ना। पर अगर आपने उसे अगर एक दिन भी यूज़ किया, मेरी बात ध्यान सुना, अगर आपने उसे एक दिन भी यूज़ कर दिया, मान लो 6 घंटे भी यूज़ कर दिए, तो आपके लिए वो मशीनरी जो शॉपकीपर से लेकर उसके लिए वो पुरानी हो गई है, ठीक है। उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा तो भाई लगेगा। अब इतनी बात चलो देख लेते हैं। चलो अभी ये तो बात हो गई। कुछ होते हैं फिक्स एसेट्स, ठीक है। अब ये फिक्स एसेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है अपने पास, ठीक है। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है, अभी ये समझने वाली बात है ना। तो फिक्स एसेट क्या होते हैं, जैसे हम फिक्स एसेट के बारे में पढ़ें तो वो 3 तरीके के निकल आ जाते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन, ठीक है, फर्स्ट आ जाता है अपना डेप्रिसिएशन, सेकेंड आ जाता है एमुलाइजेशन। अब बता रहा हूँ अभी तीनों क्या क्या होते हैं, एमुलाइजेशन, और 2 अभी यहाँ के लिए रखते हैं क्योंकि थर्ड वाला जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अब पहले डेप्रिसिएशन का मतलब समझ लो क्या होता है, जो कि आपके टेंजिबल थिंग्स होते हैं, ठीक है, टेंजिबल। और जो एमुलाइजेशन होता है वो आपके इंटेंजिबल थिंग्स होते हैं। अब बात आती है कि टेंजिबल और इंटेंजिबल होते क्या क्या हैं, ठीक है। तो टेंजिबल थिंग जैसे अगर ये पेन लो, ठीक है, तो इस पेन को भी मैं क्या कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी होगी टेंजिबल थिंग, ठीक है। और आपके जैसे अभी मान लीजिए बोर्ड में आपके 90% आने वाले हैं, ठीक है, आपके क्या बोर्ड में 90% आने वाले हैं, ठीक है। तो आप अब मेरे को बस ये बात बता देना कि 90% आपके आने वाले, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपके 90% आने वाले। नहीं पता चलेगा, अगर आपने हार्ड वर्क किया तो उसका रिजल्ट आपको जाकर आखिरी में दिखेगा। तो वो चीज़ें होती है वो जो इनटेंजिबल होती है, जो हमें दिखती नहीं है पर उसका रिजल्ट हमें बाद में जाकर मिलता है, ठीक है, वही चीज़ें होती है आपकी इंटेंजिबल। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि टेंजिबल और इंटेंजिबल में डिफरेंस क्या क्या आता है।
बात हो गई यहाँ तक क्लियर? ठीक है, चलो अब ये तो वहाँ की हो गई। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन पे आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं टेंजिबल, अब कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में आया कि अगर आपको इंटेंजिबल में भी याद रखना कि भाई डेप्रिसिएशन लग रहा होता है, ये ऐसी बात नहीं है कि भाई इंटेंजिबल दिख ही नहीं रहा तो लगेगा ही नहीं। अच्छा ये बताओ, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, आपके 90% आने वाले, पर मैंने यहाँ ये भी तो लिखा ना, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तब, अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया तभी आपको कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा, पर आपके बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि भाई आपने हार्ड वर्क नहीं किया, और जिस बच्चे ने हार्ड वर्क किया उसके आएंगे, है ना। एग्जाम्पल क्लियर हो रहा है ना यहाँ से? तो यही होगा, ये इंटेंजिबल होगा, दोनों को नहीं दिख रहा होगा, पर रिजल्ट जिसका आएगा जिसने हार्ड वर्क किया। ये बात आ जाती है अपनी इंटेंजिबल की। अब टेंजिबल थिंग्स जो आप देख सकते हो, अगर मैंने जैसे पेन का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, अगर ये पेन अभी मैं शॉपकीपर से खरीद कर आता हूँ, ठीक है, मैंने खरीदी, ये मेरे को 40 की पड़ी, ठीक है। अब अगर मैं इसको दोबारा जाऊँगा उसको बेचने, तो 40 में ज़रूरी नहीं है मैं बेच पाऊँगा। क्यों नहीं बेच पाऊँगा? क्योंकि भाई मैंने उससे ख़रीद लिया। बोले भाई आप तो वहाँ से गया और यूज़ करके आ गया, बात इतनी आगे नहीं समझ, तो इसकी वैल्यू भी कम हो रही है, पर ये दिख रही है और इंटेंजिबल थिंग आपको दिख नहीं रही। ठीक है, इतनी बार क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम जैसे कि अब पढ़ते हैं कि इसका डेफिनेशन जो हमें क्या बोला था, उसने ये बोला कि उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी। ठीक है, डिक्रीज़ इसीलिए हो रही है ना भाई, बस इतना याद रखना, क्योंकि आप उसे यूज़ कर रहे हो। अगर आपने किसी भी चीज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसकी वैल्यू कम होगी तो होगी। ठीक है, इतनी बात होगी क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम दोबारा डेफिनेशन पे आते हैं, तो डेफिनेशन पे क्या लिखा हुआ है, अब देखो, अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसिड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे पता है यहाँ क्या मतलब बोल रहा है? जैसे कि आप लेकर गए, आपने 1 साल तक कर लिया यूज़, 1 ईयर तक आपने क्या कर लिया, उसको यूज़ कर लिया, तो उसकी वैल्यू कम होगी ना भाई मेरे, अभी तो बताया। ठीक है, उसके बाद आ गया ड्यू टू पर्टिकुलरली वियर्स एंड टीयर्स, जो भी आपके नुकसान फ़ायदे जो भी वहाँ पे हो रहे हैं। इतनी बात हो गई क्लियर? तो मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन से हमें इतना तो क्लियर हो गया टॉपिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि आगे का क्या है। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखते हैं नीड्स एंड इम्पोर्टेंस क्या क्या होती हैं, कि मतलब अब भाई ये तो समझ आ गया कि डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, भाई उसके कुछ फ़ायदे भी निकल के आ रहे हैं कि नहीं? अभी पता चला फ़ायदे ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे पहला पढ़े, फॉर अ सर्टेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या होता है? ट्रू मतलब एकदम रियलिटी वाला निकल के आया। ठीक है, पहले पता ही नहीं रहता कि उसको इतने का लॉस हुआ कैसे, इतने का फ़ायदा हुआ कैसे, तो वही बताने के लिए हमें डेप्रिसिएशन दिया जाता है। समझ रहे हो ना, कि बंदों को फिर बाद में पता चल जाए कि हाँ भाई इतने का मेरा लॉस हुआ है और इतने का मेरा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, रियलिस्टिक होता है। ठीक है, रियलिटी पता। ठीक है, तो चलो अब ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? फॉर शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दोनों का एकदम सिंपल फंडा है कि आपको सच्चाई बता देना कि आपने जितना सोचा उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा हो गया है या तो उससे ज़्यादा आपको नुकसान हो गया। इतनी बात आगे क्लियर है। अब एग्जांपल लेकर समझाते हूँ। ठीक है, देखो पहले जैसे पहले वाले का एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो पहले वाले में मैंने क्या बोला, जैसे कि हम पहले वाले पे आए, तो पहले वाले डेफिनेशन में हम क्या लिखा है? फॉर असर्टिंग द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस हमें बोला हुआ है। ठीक है, अब ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस बोला हो तो क्या भाई, क्या समझ के आ रहा है? जैसे आपने सपोज किया कि आप शॉपकीपर हो एक, ठीक है, और आपका लॉस हुआ 25,000 का। ठीक है, आपका लॉस कितने का हो रहा है? 25,000 का। पर जब फाइनेंशियल ईयर बना, ठीक है, और यहाँ से एक और बात भाई, हम जैसे अगर अकाउंट्स में आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए 1 जनवरी और 31 मार्च साल नहीं होता, आपके लिए होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए पूरा ईयर ये वाला माना जाएगा। ठीक है, ये इतनी बात याद रखना कि अगर आपको बोला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, तो फाइनेंशियल ईयर कभी भी ये मत बोल देना कि मेरा 1 जनवरी से होता है 31 दिसंबर तक। ठीक है, ये हम लोग के लिए नहीं है भाई, ये उन लोग के लिए। ठीक है, हम लोग के लिए होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अपना 1 साल। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर मतलब ये होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 25,000 रुपये आपके फाइनेंशियल ईयर में आपने लॉस एक किया कि भाई मेरा इतने का लॉस हुआ है। ठीक है, मैंने पैसा बचा लिया। ठीक है, पर जब आखिरी दिन आया 31 मार्च आया, ठीक है, तो फिर मैंने ये नोटिस किया भाई 30,000 का लॉस हो रहा है। अब मैं भाई शौक में रह गया भाई कि मैंने तो 25,000 लिखा था, पर हुआ 30,000 का कैसे? तो जो ये 5,000 का गैप आ रहा है ना बीच में, ये दिख रहा है ना 5,000 का गैप, ये पता किस लिए आया? क्योंकि वहाँ पे वो आपका डेप्रिसिएशन लगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन के भी एक्सपेंसेस होते हैं। पहली बात हमेशा याद रखना कि एक्सपेंसिव मतलब जो भी आपके खर्चे उठते हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ऐसे तो आपको पता होगा एक्सपेंसिव का मतलब, पर एक्सपेंसिव मतलब ये होता है कि जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। अब देखो, जैसे अगर मैं आप बताऊं, जैसे सेकंड वाला था, तो उसमें वो क्या बोल रहा था कि वो आपकी ट्रू पोजीशन बता देगा, है ना, ट्रू पोजीशन बता देगा। तो अब मैंने क्या बोला, अगर 25,000 आप शो करोगे अपने बैलेंस शीट में, तो कभी भाई वो ट्रू पोजीशन नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि भाई हुआ तो 30,000 का लॉस है ना,
हुआ कितने का है आपको 30,000 का है, पर अब बता आपको कितने का रहा है 25,000 का। तो मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा याद रखना जो आपके साल के अंत में निकाली जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा 30,000, आप कितना बोलोगे भाई 30,000 है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन होगी, ठीक है। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन आपकी ये होगी। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड हमें क्या बोलता है, तो देखो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड क्या बोल रहा है, ठीक है। स्ट्रेट से पहले आप 2-3 चीज़ें याद रखो। स्ट्रेट मतलब क्या होता है, एक सीधी लाइन, ठीक है। इतना बात समझ आया। उसके बाद देखो अगर मैं बोलूँ कि डेप्रीसिएशन लगा रहे हो आप, अब मैंने बोल दिया भाई डेप्रीसिएशन तुम लगा दो, ठीक है, तुम लगा दो डेप्रीसिएशन 10% का, ठीक है, 5 सालों तक। तो बोले भाई ठीक है 5 सालों तक लगा देंगे, पर मैंने कंडीशन रख दी, मैंने बोला भाई 10% का 10% ही देना है 5 साल तक। तो आप क्या बोलोगे, भाई मैं इस साल भी 10% दे देता हूँ, अगले साल भी 10% आपको दे दूंगा, उससे अगले साल भी 10% दे दूंगा, उससे अगले साल भी 10%, ऐसी 5 साल तक आप 10% दे रहे हो। तो आप मेरे को बस ये बात बताओ कि अगर मैं 10% है, जैसे ये 10% है ना, तो 10% क्या है, ये सीधी लाइन जा रही है कि नहीं। अगर ये 10% मैंने बोला इतनी है, मेरी उंगली 10% की है, तो 10% एक सीधी लाइन जा रही है ना, उसी को बोलते हैं। बस इतना याद रखना, 10 बोल दे तो 10%, 20 बोल दे तो 20%, 90 बोल दे तो 90% लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में जो बोल दे, क्वेश्चन में अगर कुछ भी आ जाए, बस आपको बोल दिया स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, समझ जाना एक सिंपल डेप्रीसिएशन की वैल्यू निकालूंगा और उसी को लगाता हुआ चलूंगा, चाहे क्वेश्चन इधर से उधर हो जाए, ठीक है। बस इतनी बात याद रखना, ये बात हो गई। अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला जैसे हमें क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स माइनस रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका लाइफ स्पैम कितने का है ये बोलते हैं, ठीक है। यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड और लाइफ स्पैम कितने का है उस मशीनरी का, ठीक है। तो अब मैं एक एक करके आपको सब टॉपिक समझा देता हूँ कि लिखा क्या है असल में, ठीक है। तो जैसे अगर मैं पहले में आऊँ तो क्या फॉर्मूला क्या मैंने लिखा है, कॉस्ट ऑफ एन एसिड्स, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ एसिड्स, ठीक है, यूजफुल लाइफ ऑफ एसिड्स, ठीक है। ये लिखा मैंने वहाँ पे आप लोग, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने बोला भाई अगर तेरे को कॉस्ट ऑफ वैल्यू दे रखी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वैल्यू तुझे दे रखी है 1 लाख, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू, अब बात आती है, देख कॉस्ट ऑफ वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू सब बता रहा हूँ क्या क्या होता है, अभी 1 सेकेंड बस, ठीक है। क्वेश्चन लिख लूँ ज़रा, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू मतलब ये अपना ये होता है कि कितने पे आपका एस्टिमेट किया जा रहा है। एस्टिमेट मतलब कि भाई तुम इतने पे ही दोगे, इतने पे ही दोगे, इतने पे ही दोगे, समझ रहे हो ना इतनी बात, इतने पे देना है, इतने पे देना है। तो जो स्क्रैप वैल्यू मैंने लिख लिया यहाँ पे, ये हो गया। उसके बाद यूज़फुल लाइफ, जैसे स्क्रैप वैल्यू मैंने ले लिया 10,000 का ले लो अभी, हाँ। और लाइफ स्पैन मैं ले ले रहा हूँ उसका 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स ले लेते हैं। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो कॉस्ट ऑफ एसिड, पहला बात ये आता है, ठीक है। अगर मैं पहले इधर फॉर्मूले पे आऊँ तो मैंने क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ एन एसिड। कॉस्ट ऑफ एन एसिड का मतलब हमेशा याद रखना है भाई, कॉस्ट ऑफ एसिड होता है जो आपकी स्टार्टिंग, जो आप कभी भी कोई भी मशीनरी परचेज करने जाते हो ना, जो आपकी स्टार्टिंग, जैसे आपने शॉपकीपर से बोला भाई कितने की मशीन है, तो उसने बोल दिया भाई कि ये आपकी 1 लाख की है, ठीक है। तो ये 1 लाख ही आपका कॉस्ट ऑफ एसिड होगा, जो आपको एकदम फिक्स अमाउंट में मिलता है शॉपकीपर की ओर से, चाहे डिस्काउंट हटा के बोल रहा हूँ, डिस्काउंट मत ले लेना, ठीक है इसमें। और उसके बाद आता है रेसिडुअल वैल्यू, मतलब कि स्क्रैप वैल्यू क्या है। मैं बोला कि भाई 10 साल बाद इस मशीनरी की वैल्यू रह जाएगी 10,000 या तो 20,000 30,000, ठीक है। तो एक आप अनुमान लगा रहे हो ना, यहाँ पे आपने क्या किया, एक अनुमान लगा लिया कि भाई यहाँ 10,000 रह जाएगी, 20,000 रह जाएगी, 30,000 रह जाएगी, चलो ठीक है, हाँ। अब वो तो भाई अनुमान लगाने पे, तो जो आपने ये अनुमान लगा के अमाउंट बोला है ना, इसी को हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। अब इतनी बात याद रखना, ठीक है। और लाइफ स्पैन भी आप एक ले, तो जैसे मैंने बोल दिया 10 ईयर तक भाई चल पाएगी, उसके बाद ये चलेगी नहीं मशीनरी, उसके बाद आप कबाड़ो बाड़ों में बेच देना। 10 साल मैंने बोल दिया ना भाई, तो 10 साल आप मान के चल रहे हो, हाँ। तो वही यूज़फुल लाइफ ऑफ मशीनरी हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई, चलो ठीक है। अब आते हैं जैसे अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। मैंने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ एसिड मैंने जैसे दे दिया तुम्हें 1 लाख रुपए, ठीक है। उसमें से 10,000 की सामान मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। क्यों कर दिया माइनस, क्योंकि मैंने एक एस्टिमेशन लगाया कि भाई इसकी वैल्यू इतने टाइम बाद इतनी ही रह जाएगी, है ना, ये हो गया। उसके बाद मैंने ले लिया, जैसे मेरे को 10 साल का निकालना था, तो कितना हो जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपका 9,000 बच जाएगा। बस यही है स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। चलो भाई ठीक है, एक और एग्जांपल ले ले रहा हूँ, छोटा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको कॉस्ट ऑफ एसिड दे दिया है, ठीक है, क्या कॉस्ट ऑफ आपको एसिड से दे दिया है, मान लो 5,000 दे दिया, मतलब 5 लाख दे दिया। फिर आपको स्क्रैप वैल्यू भी दे दी है वहाँ पे, कितनी दे दी है, 1 लाख की दे दी है,
ठीक है। और उसके बाद आपको दे दिया है उसका लाइफ स्पैम होगा 20 ईयर्स मान लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 5 लाख माइनस 1 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20, तो कितना होगा 4 लैक्स डिवाइडेड बाय 20, तो इसको कट करोगे तो आपको बच जाएगा ये 20,000, बस यही है। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। आप तो अगर इजी अगर वे में, क्योंकि आपको पेपर में सीधा ये नहीं दे देगा कि भाई उसका लाइफ स्पैन उसका डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, वो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे चल के, ठीक है। वो आपको डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, यही फॉर्मूला आपको लगा के बताना पड़ेगा। इसके 2 फॉर्मूले हैं, पर आपको पहले यही वाला लर्न होना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड अगर ये आपको पूछ लिया तो आप सीधा उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एन एसिड इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। याद रखना उसमें आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ एसिड भी रहेगा, ठीक है। जैसे चलो इसका भी एग्जांपल छोटा सा देकर बता ही देता हूँ, ठीक है, डेप्रिसिएशन का, कि अगर ये भी क्लियर हो जाए। जैसे कॉस्ट ऑफ एसिड मैंने कितना का बोला है, 1 लाख का है आपका, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मैं 10% का तेरे पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो 10/100, 1 से 1 जीरो कट, ये से ये जीरो कट, कितना आप बोलोगे भैया 10,000 आया, बस खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं है स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में, ठीक है। अब यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मेथड ऐसे जनरली पेपर में आता है नहीं और दिया भी नहीं होगा आपके, जैसे जरा टेक्स्ट बुकों में देखोगे तो आप इसको फॉर्मूले को बस एक बार देख सकते हो, ऐसे आने की कोई चांसेस नहीं है। फर्स्ट और सेकेंड ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। चलो भाई, अगर ठीक है, अब अगर आप डिमिनिशिंग अगर कोई भी आपको मेथड समझ नहीं आ रहा है, जैसे आपको अब बोलोगे, मैं एक एग्जांपल भी करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी बात नहीं है, एक एग्जांपल के थ्रू आपके, जैसे मैं तो अभी डी.के. गोयल बुक फॉलो करता हूँ, आप शायद आपके स्कूल में एनसीईआरटी चल रही हो, कौन सी चल रही हो पता नहीं, पर मैं डी.के. गोयल फॉलो करता हूँ, तो मैं उससे एक एग्जाम्पल भी आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड पर। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अपना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें तो आपको इजी पड़ रहा होगा ना, कि भाई भैया 10% आप लगाते जा रहे हो, इजी पड़ रहा है हमें। पर नेक्स्ट वाला जब हम करेंगे ना, तो उसमें थोड़ा चेंजेस होंगे, ठीक है, उसमें थोड़े वैल्यू चेंज होंगे, है ना, कि डेप्रिसिएशन 10 का है, आगे 15 का। मैं ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियो, ये मेरी फर्स्ट वीडियो, तो मेरे को प्लीज़ थोड़ा तो सपोर्ट दिखाएगा, ठीक है। और होपफुली मैं आपकी सारी जो भी चैप्टर अकाउंट, बीएसटी और इकोनॉमिक्स को इजी बना दूंगा, और इजी मैनर में आपके बहुत अच्छे स्कोर भी आएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे अहेड।